वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। सोचो अगर एक छोटी सी गलती जिसे हम रोज इग्नोर कर देते हैं किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे तो। ये मूवी इंडिया की कई फैमिलीज की वो सच्चाई दिखाती है जिसको लोग जानकर भी नजरअंदाज कर देते हैं, और सबसे ज्यादा इसका असर पड़ता है उन लड़कियों पर जो चुपचाप सह रही होती है। ये सिर्फ एक मूवी नहीं है बल्कि एक आईना है जो आपको आपकी गलतियां दिखाएगा। इसे जरूर देखिए दोस्तों, ताकि समझ आए कि कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं और कैसे अभी भी सब कुछ ठीक किया जा सकता है, क्योंकि अगर आज हम नहीं समझे तो फिर कल पछतावा ही रह जाएगा। चलिए आज हम इस रियल लाइफ इंसिडेंट पर बनी मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी सी बच्ची शांति से, जो कि एक पेड़ से काजू फ्रूट तोड़ने की कोशिश कर रही होती है और बहुत मुश्किल से वो तोड़ देती है फाइनली उसको। अब जैसे ही वो उसको खाने वाली होती है तभी वहां उसका मामा आ जाता है। वो तुरंत उसको रोक कर कहता है कि ये मत खाओ, बीमार हो जाओगी, और तुम यहाँ पे लड़कों के साथ ये लड़कों वाले गेम्स क्यों खेल रही हो? तुम लड़की हो, लड़कियों वाले गेम्स खेलो और अब घर जाओ, दोबारा ऐसा मत करना। ये सुनकर छोटी शांति के चेहरे की खुशी एक पल में उदासी में बदल जाती है दोस्तों। और फिर कहानी बढ़ती है आगे, जहां हम आगे देखते हैं बड़ी शांति को, जो अपने स्कूल में अपनी दोस्त को ये सारी बातें बता रही होती है। वो बताती है कि कैसे उसकी जिंदगी में हर छोटी बड़ी चीज पे रोक लगा दी गई। वो अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकती, हर वक्त बस एक ही बात, लड़की हो अपनी हद में रहो। लेकिन शांति अलग है दोस्तों, वो सिर्फ घर के काम तक सीमित नहीं रहना चाहती। उसका सपना है कि इंडिपेंडेंट लड़की बनना, अपने फैसले खुद लेना, बिना किसी बंधन के जीना। पढ़ाई में वो सबसे तेज है, लेकिन अफसोस उसके घर वालों के लिए ये खुशी की बात नहीं बल्कि डर की बात है। जब भी वो अपने सपनों की बात करती है ना, पूरा घर उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। और इन सब के पीछे है उसका मामा, जिसने सभी के दिमाग में ये भर के रख दिया है कि लड़की ज्यादा पढ़ लिख गई तो हाथ से निकल जाती है, इससे पहले शादी करवा दो, इसी में घर वालों की भलाई है। इसीलिए घर वाले दोस्तों उसको हर कदम पे टोकते रहते हैं मामा की वजह से। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। जहां घर एक पिंजरा बन चुका था, वहीं स्कूल जो सेफ जगह होनी चाहिए थी, वहां भी शांति महफूज नहीं होती। टीचर ही उस पर गलत नजर रखता है यार, उसे परेशान करता है, और बेचारी शांति चुपचाप सब सहती रहती है, क्योंकि अगर वो आवाज उठाएगी तो शायद उसकी पढ़ाई भी छिन जाएगी और उसका सपना कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने का वो भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए डर के मारे वो सब कुछ सह रही है। और इतना सब कुछ देखने के बाद दोस्तों एक बात तो समझ आ जाती है कि शांति की जिंदगी में जो भी मर्द आए उन्होंने कभी उसका साथ नहीं दिया। चाहे वो मामा हो, टीचर हो या अपने घर के लोग, हर किसी ने उसे समाज की बेड़ियों में बांध के रखा हुआ है। और अब ऐसे ही एक दिन शांति के मामा उसके पिता को आकर कहते हैं कि शांति ने काफी पढ़ाई कर ली है, तो अब उसकी शादी करवानी चाहिए आपको। ज्यादा पढ़ लिख लेगी तो दिमाग खुल जाएगा इसका, और फिर जब हम इसके लिए लड़का लेकर आएंगे तो बोलेगी नहीं नहीं, ये मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है, इससे बेहतर चाहिए, इसलिए बढ़िया ये शादी करवा दो। लेकिन शांति अपने पिता से कहती कि पापा मुझे अभी पढ़ाई करनी है, सिर्फ पढ़ाई, मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ, एडमिशन करवा दीजिए मेरा। तो ये सुनकर उसके पिता उस पर गुस्से से लाल हो जाते हैं कि हिम्मत कैसी भी तुम्हारे हमारे फैसले को इनकार करने की। घर का बड़ा हूं मैं, और मैंने जब फैसला कर लिया कि तुम्हारी शादी होगी तो होगी, और मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। ये सुनकर शांति का दिल टूट जाता है दोस्तों। वो कुछ भी नहीं कर पाती। घर वाले शादी के लिए लड़का ढूंढने में लग जाते हैं तो उनकी तलाश ओमकार नाम के बंदे पे आके खत्म हो जाती है, जो मछलियों का व्यापार करता है। नदी से मछली लेकर मार्केट में बेचना उसका बिजनेस है। तो जब ओमकार को शांति की फोटो दिखाई जाती है तो वो शांति से रिश्ते की बात आगे बढ़ाने को तैयार हो जाता है और अपने परिवार वालों के साथ शांति के घर पे आ जाता है। दोनों परिवार तो खुश होते हैं, लेकिन सदमे में शांति किचन में मौजूद होती है दोस्तों, जो सारी बातें सुन रही है। शांति के पिता ओमकार से कहते हैं कि बेटा, शांति अपनी डिग्री पूरा करना चाहती है, अगर आपको दिक्कत ना हो तो आप उसे पढ़ने दो, अच्छा होगा। तो ओमकार कहता है कि उसकी मर्जी है, अगर वो पढ़ना चाहती है तो मुझे कोई एतराज नहीं। दोस्तों ये सुनते ही शांति के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है कि शायद ओमकार अच्छा इंसान है। वो उसको समझाता है कि शादी हो भी गई तब भी सपने पूरे हो सकते हैं तुम्हारे। इसीलिए दोस्तों वो भी शादी के लिए हो जाती तैयार। दोनों परिवार राजी हैं तो एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर दोनों की शादी करवा दी जाती है। अब शादी की पहली रात की बात है, जब ओमकार कमरे में आता है तो ऑब्वियसली शांति के करीब होने की कोशिश करता है। तो शांति बड़े प्यार से उसे कहती है, देखिए मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ, आप थोड़ा टाइम दे दो, अच्छा होगा। तो ये सुनकर ओमकार शांति को टाइम देने के लिए मान जाता है। दोनों आराम से सो जाते हैं। अगले दिन शांति की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आता है, उसकी विदाई। परिवार वाले धूमधाम से उसे विदा करते हैं और फिर शांति अपने नए घर में ओमकार के घर पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही वो घर में कदम रखती दोस्तों, उसे कुछ अजीब सा महसूस होता। ये घर कम और बेपरवाही की मिसाल ज्यादा लग रही होती है। फिश टैंक का पानी बिल्कुल गंदा, गमले में लगे फूल बिना पानी के मुरझा चुके थे, ओमकार के पिता की तस्वीर पर हार भी नहीं होता, वो टूटी भी होती है। हर चीज जैसे चीख चीख के कह रही हो यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। लेकिन शांति चुप रहती है दोस्तों। रस्में होती है, गृह प्रवेश होता है, और बस एक पल में यह अजनबी घर ही उसका अपना घर बन जाता है। रात होती है, शांति जब सो रही होती है ना, तभी अचानक उसे बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। वो डर डर के बाहर जाती है और जो वो देखती है ना, बस दोस्तों हैरान हो जाती है। ओमकार की माँ
रात के 3 बजे दाल पीस रही थी। शांति पूछती है, इतनी रात को क्या कर रही हैं आप, दाल क्यों पीस रही हैं? तो जवाब मिलता है, ओमकार को हाथ से बनी हुई इडली पसंद है, मिक्सर वाली नहीं, इसीलिए हम रोज रात को 3 बजे उठकर उसके लिए ये बनाते हैं ताकि वो सुबह खाकर काम पे जा सके। और दोस्तों ये सुनकर शांति तो एक पल के लिए सुन्न हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ये बेटे के लिए प्यार है या मजबूरी। पर एक बात तो क्लियर थी कि इस घर में सब कुछ ओमकार के हिसाब से चलता है और शांति अब इस कहानी का हिस्सा बन चुकी थी, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा। अब शाम को ओमकार जब वापस आता है तो शांति उसे कॉलेज की फीस भरने के लिए कहती है। ओमकार कहता है, भर देंगे, अभी तो काफी टाइम है एग्जाम्स को, टाइम निकाल कर भर देंगे। तो शांति भी सोचती है, ठीक है, टाइम में भर देंगे। अगले दिन शांति की ड्यूटी लग जाती है घर का सारा काम करने की। एक ही बहू है वो, इसलिए सारा कुछ उसको ही करना पड़ रहा है। लेकिन वो झिझकती नहीं दोस्तों, सभी काम को दिल लगा के करती है। फिश टैंक का पानी बदलती है, गमले में अच्छा फूल लगाती है, ओमकार के पिता की तस्वीर ठीक कर देती है। हर वो चीज करती है जिसकी इस घर को कमी थी, वो सारा का सारा काम करती। सुबह सुबह इडली बना कर देती, जिसे खाकर ओमकार काम पे जाता। और उसके किए हुए कामों का असर नजर तो आ रहा था, लेकिन घर वालों को इससे कोई मतलब नहीं था। उनको तो ये था, बहू है तो काम तो करना ही है, मतलब नौकर समझा उसको। कभी कोई उसकी तारीफ नहीं करता दोस्तों, बस मजदूर की तरह वो लगी हुई है बेचारी। और अब एक दिन की बात बताऊं, शांति इडली की जगह कुछ दूसरा बना देती है ओमकार के लिए। मतलब शांति ये सोचती कि चलो ये खा के बोर हो गए होंगे, कुछ नया बनाती हूँ, इसीलिए वो कुछ नया ट्राई करती है। अब ओमकार की माँ उसको ऐसे करने से बिल्कुल मना कर देती है, क्योंकि पता नहीं कैसा लड़का है, वो सिर्फ इडली खाता है। लेकिन शांति नहीं सुनती और वो नई डिश ओमकार के सामने परोस देती है। नई डिश देखकर वो हैरान, लेकिन नहीं, कुछ कहता नहीं दोस्तों, और चुपचाप खा लेता है। लेकिन उसका मूड उतना खुश नहीं लग रहा होता है। लेकिन शांति को तो ये लगता है कि नई डिश ओमकार को पसंद आ गई, इसीलिए वो डेली डेली अलग अलग और बढ़िया बढ़िया डिश बना कर देती है उसको, ओमकार को। और डेली वो अपना गुस्सा पीते पीते वो डिश खा के काम पे चला जाता है। अब ऐसी एक दिन की बात है, जब ओमकार काम पे होता है ना, तब उसके पास एक आदमी आता है जो अपना तालाब ओमकार को बेचने के लिए आया था। लेकिन ओमकार मना कर देता है कि वहाँ कुछ खास मछलियां नहीं है, उसे खरीद कर क्या ही करूंगा। तभी शांति वहां पे आ जाती है। वो ओमकार से कहती है, अब काफी टाइम हो गया, कॉलेज की फीस भर देते तो अच्छा होता। लेकिन ओमकार कहता है, कहा तो था मैंने बाद में भरूंगा, और हाँ, आइंदा मेरी परमिशन के बगैर ये मेरे काम वाली जगह पे गलती से भी मत आना, समझे। ओमकार को ऐसा लग रहा होता है दोस्तों कि शांति यहाँ आई है तो उसकी इज्जत कम हो जाएगी लोगों के सामने, कि देखो देखो पत्नी के कंट्रोल में है ये, जहां मन आए वहां चली जाती है। अब अभी तो उसने गुस्सा पी लिया था, मतलब ओमकार ने। लेकिन जब घर पे शांति आज फिर से नई डिश बना के ओमकार को देती है ना, तो दोस्तों गुस्से में ओमकार खाने की प्लेट फेंक देता है कि डेली डेली अलग चीज नहीं चाहिए मुझे, ये रोज का नाटक क्या लगा के रखा हुआ है, आज के बाद डेली इडली बनेगी सिर्फ। ये सुनकर शांति जल्दी जल्दी इडली बनाकर ओमकार को देती है कि लीजिए, ठीक है, अब से मैं आपके लिए इडली ही बनाऊंगी। लेकिन ये बात आप आराम से भी तो कह सकते थे, प्लेट फेंकने की क्या जरूरत थी। दोस्तों ओमकार तो पागल हो जाता है गुस्से से कि इसकी इतनी हिम्मत, और वो सीधे शांति को थप्पड़ मार देता है कि जबान बहुत चलने लगी है तुम्हारी, जब मैं बोलूं तो बीच में बोलना नहीं। इतना कहकर वो काम पे चला जाता है पागल। लेकिन शांति के लिए ये पल भूलने वाला नहीं होता। उसकी सास उसको समझाती कि बेटा दिल पर मत लो इस बात को, लेकिन शांति ये चीज भुला ही नहीं पाती। जब ओमकार के मामा को इसके बारे में पता चलता है ना, तो वो ओमकार को समझाते हैं। ओमकार कहता है कि मेरी मर्दांगी पे सवाल आ रहा था, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता था, मेरी पत्नी होकर मेरे सामने हुक्म चलाए, इसलिए जड़ दिया थप्पड़। तो मामा कहता है कि बेटा बात को ज्यादा खींचना नहीं चाहिए, वरना आगे परेशानी हो जाती है। तुम शांति को मनाओ, होटल लेके जाओ, वो माफ कर देगी तुम्हें। तो ये सुनकर ओमकार को अपनी गलती का एहसास तो होता है। वो शांति के पास आकर उसको मनाने की कोशिश करता है, उसे होटल भी लेके जाता, और बेचारी शांति उसकी बातों में आकर गुस्सा खत्म कर देती। और यही तो ओमकार को चाहिए था। धीरे धीरे उसने इसको अपनी आदत बना लिया, और जब भी शांति उसकी मर्जी के खिलाफ जरा सा भी कुछ करती ना, ओमकार बिना सोचे उस पर थप्पड़ मार देता यार। और फिर वही मनाना और फिर होटल लेके जाना, ये एक मतलब साइकिल बन चुका था। लेकिन अब शांति बदल रही थी, उसने माफ करना लगभग छोड़ दिया था, और वो कर भी क्या सकती थी। सिर्फ 6 महीनों के अंदर दोस्तों ओमकार ने उसको 26 बार थप्पड़ मारे थे। सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि 26 ऐसे जख्म जो उसके दिल और दिमाग पे गहरा निशान बना गए। आखिर थक हार कर टूट कर शांति अपनी माँ के पास जाती है, इस उम्मीद में कि शायद अब उसका कोई हाथ पकड़े। लेकिन यहाँ भी सिर्फ निराशा ही मिलती है। माँ कहती है, अरे वो तुम्हारा पति है, और पति का प्यार दिखाने का तरीका अलग होता है, मारने का अलग होता है। प्यार में 2-4 थप्पड़ जड़ भी दिए तो क्या हो गया। बेचारी शांति का दिल टूट जाता है। यार जब माँ ही अपने सपोर्ट में नहीं है तो दुनिया का दूसरा कौन होगा सपोर्ट में। सभी कहते हैं कि नहीं नहीं ओमकार सही है, पत्नी को थोड़ा बहुत तो सहन करना ही पड़ता है। और उस पल शांति को समझ आ जाता है दोस्तों कि जिसे वो अपना सहारा समझ रही थी, वही लोग उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुके हैं। बेचारी का दिल पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन एक बात अब भी जिंदा थी, उसका हौसला, क्योंकि वो जानती थी कि वो जिंदगी भर ऐसे नहीं जी सकती, उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना वो ऐसे घुट घुट के मर जाएगी। अगले सीन में जब ओमकार घर आता है ना और शांति को आवाज लगाता है, तो वो नहीं सुनती, क्योंकि वो ईयरफोन लगाकर मूवी देख रही थी। ये देखकर ओमकार का खून खौल उठता है दोबारा कि मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके लिए ये मूवी है, को तो छोड़ूंगा नहीं। और वो उसका मोबाइल छीनकर उसको मारने वाला होता है कि हाँ
शांति उसका हाथ पकड़ लेती है दोस्तों, और फिर एक किक मारकर सीधे ओमकार को दूर फेंक देती है। और ओमकार की तो जैसे मतलब क्या बोलते हैं उसको, इतनी गंदी बेइज्जती होती है। वो यकीन नहीं कर पाता कि ये क्या हो गया। हमेशा डरी सहमी रहने वाली शांति आज इतनी घातक कैसे हो गई। और फिर वो मेडिकल से जाकर अपने लिए दवाई वगैरह लेके आता है, और वापस आने के बाद जब वो घर को अच्छे से देखता है ना, उसको कई जगह पे लड़ाई की प्रैक्टिस के निशान दिखाई देते हैं, जिससे ओमकार समझ जाता है कि शांति तब से ट्रेनिंग कर रही थी सिर्फ इस दिन के लिए, ताकि मेरे वार का जवाब दे सके। और ये चीज उसको डरा देती है दोस्तों कि शांति उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। और जब भी शांति उसके पास आती ना, उसको यही लगता कि कहीं मुझे मार न डाले। और अब तो उसने शांति पे हाथ उठाना भी बंद कर दिया था। तो ओमकार अपने मामा को सारी बातें बताता है, और मामा भी हैरान। मामा कहता है कि बात तो अजीब है बेटा, लेकिन मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि बात को मत खींचो, सब बर्बाद होगा। अब भुगतो, मेरी मानो तो जाओ, शांति से माफी मांगो और आइंदा उसको मारना मत। लेकिन ओमकार कहता है, कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं अपनी बेइज्जती ऐसे चुपचाप बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस शांति की मैं शांति भंग करूंगा। इसीलिए दोस्तों अब देखिए इसकी हरकतें, खुद भी ऑनलाइन मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेना शुरू कर देता है ताकि शांति को सबक सिखाए। और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद वो शांति के कमरे में आता है उससे लड़ने के लिए। स्पेशली वो वहां फोन की रिकॉर्डिंग ऑन करके छोड़ देता है, ताकि जब वो शांति को मारेगा तो सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा। और यही वीडियो दिखाकर ओमकार सभी के सामने शान बढ़ाएगा कि देखो मैं अपनी पत्नी को कैसे कूटता हूँ। तब तक शांति भी वहां पे आ जाती है, और ओमकार उसको जैसे तैसे कैमरे के सामने लाकर उसको लड़ने के लिए उकसाता है। पहले तो शांति नहीं मानती, तो ओमकार उसको थप्पड़ जड़ देता है कि मार के तो दिखा। अब ये देखकर शांति का गुस्सा फूट पड़ता है, वो सीधे टूट पड़ती है ओमकार पर और उसको बहुत मारती है। सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही थी दोस्तों। ओमकार इतनी ट्रेनिंग लेकर आया था, लेकिन शांति के पास अत्याचार के गुस्से की ताकत थी दोस्तों, उसको रोकना नामुमकिन था। वो स्टील के प्लेट पे ऐसा मुक्का मारती है ना कि मुक्के का निशान उस पे आ जाता है। मैन ऑफ स्टील नहीं बल्कि वुमन ऑफ स्टील बन जाती है। तभी घर में ओमकार के घर वाले आ जाते हैं, जो ओमकार की ऐसी हालत देखकर बिल्कुल चौंक जाते हैं कि शांति ने उसको क्यों मारा। फिर क्या होना था, मैटर बड़ा हो गया। शांति के माता पिता को घर बुलाया जाता है और सारी बातें डिस्कस होती हैं कि भाई आपकी बेटी ने हमारे बेटे को मार दिया। तो शांति के माता पिता उनसे माफी मांगते हैं दोस्तों। अरे अरे हमारी बेटी की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। लेकिन शांति कहती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, जब वो मुझे मारता था तब किसी को दिखाई नहीं दिया क्या, अब मैंने मार दिया तो बवाल हो गया, ये कैसा इंसाफ है। तो ओमकार के मामा शांति को शांत करवाते हुए कहते हैं कि बेटा ये मामला आस पड़ोस के लोगों को पता चल जाएगा, अच्छा नहीं होगा, बदनामी होगी हमारी। अब आग में घी डालने का काम मत करो ना, इसीलिए काम करो, दोनों एक दूसरे से माफी मांगो, मामले को यहीं पे खत्म करो और वापस प्यार में आ जाओ। ओमकार शांति से कहता है मुझे माफ कर देना, मैं आइंदा कभी तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा, मुझे माफ कर दो। और बेचारी यार शांति यहाँ भी पिघल जाती है, ओमकार को एक और चांस देने को तैयार हो जाती है। अब ये चांस मिलना ओमकार के लिए अलग फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि ये सारा प्लान उसके मामा का था। वो ओमकार को कहते हैं कि औरतों को मारकर सबक नहीं सिखाया जाता, इसीलिए उसको प्रेग्नेंट करो, बच्चा हो जाएगा तो किसी भी तरह वो तुम्हें छोड़कर नहीं जा पाएगी, उसके बाद जैसा चाहो वैसा इस्तेमाल करो, उसको मारो। ओमकार को भी ये प्लान बढ़िया लगता है, इसीलिए वो अगले ही दिन शांति को पटाने के काम पे लग जाता है। वो अपने आप को एकदम बढ़िया आदमी दिखाता है, जैसे कि बदल गया हो। सबसे पहले वो शांति से कहता है चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, कॉलेज की फीस जमा करनी है तुम्हारी। और शांति बेचारी यार इतना ज्यादा खुश होती है ना कि चलो सुधर गए हैं ये, कि शायद अब उसकी जिंदगी बढ़िया हो जाएगी। तो दोनों फीस भरने के लिए जाते हैं, और फीस के बाद ओमकार उसको घुमाने भी लेके जाता है। दोनों काफी बढ़िया क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ धीरे धीरे शांति को भी ओमकार पर भरोसा हो जाता है कि वो आइंदा कभी मेरे साथ ऐसा कोई काम नहीं करेगा। इसीलिए जब ओमकार काम पर जा रहा था ना, वो उसको रोककर उसके करीब होने की कोशिश करती है। कहीं पे तो ओमकार का प्लान सफल होता है दोस्तों, दोनों इंटीमेट होते हैं। और थोड़े टाइम के बाद शांति ओमकार को गुड न्यूज देती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और ओमकार खुश होने का नाटक करता है सिर्फ। दोनों डॉक्टर के पास भी जाते हैं, जहाँ रिसेप्शन पर जब ओमकार बैठा होता है ना, तब उसको उसके मामा का वॉइस मैसेज आता है, जहाँ वो ये कहते हैं कि बेटा प्लान काम कर गया, तू बाप बनने वाला है। और ये शांति सुन लेती है। वो ओमकार से कहती, मामा कौन से प्लान के बारे में बात कर रहे थे। ओमकार अभी तो झिझकता है, लेकिन शांति जिद नहीं छोड़ने वाली थी। चेकअप करवाने के बाद जब वो घर आती है ना, तब भी ओमकार से वही सवाल करती है कि बताओ कौन सा प्लान। और तब ओमकार भी गुस्से में सारा प्लान रिवील कर देता है कि तुम्हें प्रेग्नेंट करके मजबूर करने का प्लान था, उसके बाद तुम्हें कितना भी टॉर्चर करूं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी अपने बच्चे की खातिर। बेचारी शांति का दिल दोस्तों ऐसे टूटता है ना, क्या बोले यार। वो इस सदमे में बेहोश हो जाती है, बताओ यार। और जब उसको होश आता, वो सबसे पहले डॉक्टर के पास आकर अपना अबॉर्शन करवाती। जब दोनों परिवार वालों को इसके बारे में पता चलता, अबॉर्शन के बारे में, उनका दिमाग खराब हो जाता। शांति के पिता तो उसको ही जिम्मेदार ठहराने लगते कि तुमने हमारी इज्जत सच में मिट्टी में मिला दी है बेटा, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। और शांति के लिए बर्दाश्त के बाहर हो चुका था सब कुछ। आज तक कभी भी उसके घर वालों तक ने उसके फैसले में साथ नहीं दिया उसका, और आज भी वो उसी को जिम्मेदार मान रहे हैं दोस्तों। इसीलिए वो फैसला करती है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर हमेशा हमेशा के लिए वो चली जाएगी। लेकिन जैसे ही वो हॉस्पिटल से जा रही होती है, ओमकार कहता है कि ऐसे नहीं जा सकती, तुम्हारे अबॉर्शन के चक्कर में हॉस्पिटल का इतना बड़ा बिल आ गया, उसका पैसा तेरा बाप भरेगा क्या। तो शांति गुस्से में अपनी अंगूठी और मंगलसूत्र निकाल कर
उसको दे देती है कि लो भर लो बिल। लेकिन जैसे वो जाने लगती उसका भाई उसको रोक लेता और कहता है कि मैं सब संभाल लूंगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे साथ हमारे घर में रहो बहन, मैं अपनी बहन को और तकलीफ में नहीं देख सकता। तो शांति अपने माता पिता के साथ रहना शुरू कर देती है। लेकिन अब उसका दिमाग खराब हो गया था। वैसे वो किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहती थी। वो खुद कुछ करेगी ताकि एक इंडिपेंडेंट लड़की बनकर जिंदगी गुजार सके। वो कई जगह यार जॉब के लिए अप्लाई भी करती है, लेकिन उसकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई थी, इसलिए उसको कोई नौकरी नहीं दे पाता। बेचारी टूट जाती है कि करूं क्या। माता पिता ने घर पे तो रख लिया, लेकिन उनके बर्ताव से शांति समझ रही थी कि वो बोझ बन चुकी है इन पे। अब ऐसी दोस्तों एक दिन शांति के मामा आकर उससे कहते कि बेटा मैंने तुम्हारे ससुराल वालों से बात की है, वो तुम्हें वापस रखने को तैयार हो चुके हैं, तुम अपने घर जा सकती हो। शांति को बड़ा गुस्सा आता है। वो कहती है आपको किसने कहा था उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए कि वो लोग मुझे दोबारा एक्सेप्ट करें? मैं अपने ससुराल नहीं जाना चाहती, पहले बता दिया। तो शांति का भाई अब उससे कहता है अरे मैंने कहा था ना उनसे बात करने के लिए, क्योंकि हमें लगा कुछ दिन यहाँ रहोगी, दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाएगा, वापस चली जाओगी, लेकिन तुमने तो इस घर को अपना बसेरा बना लिया। तुम्हारी वजह से हमारी इज्जत मिट्टी में मिल रही है कि शादीशुदा बेटी को घर में पाल के रखा हुआ है। तुम यहाँ से निकलोगी तभी हमें सुकून मिलेगा। ये बात पत्थर की तरह शांति को चुभ रही थी दोस्तों। वो वही दिल तोड़कर रोने लग जाती है, भगवान से प्रार्थना करती कि भगवान ये क्या रखा था मेरी जिंदगी में तूने। वो समझ चुकी थी दोस्तों कि दुनिया में कोई भी नहीं है उसका। जब हर तरफ से दरवाजे बंद हो जाते हैं तो अब इंसान के पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो टूट जाओ या खुद को दोबारा से रिबिल्ड करो। शांति के साथ भी कुछ ऐसा हुआ दोस्तों। सभी ने उसको ठुकरा दिया। अब उसको लगने लग जाता है कि शायद इस दुनिया में उसके लिए जगह ही नहीं है, और मजबूर होकर वो एक तालाब के पास जाकर खड़ी हो जाती है। जिंदगी खत्म करने के इरादे से थक चुकी थी, हर रोज इस दर्द से, हर रोज अपमान से। लेकिन उसी पल कुछ ऐसा होता है जो शांति के इरादे बदल देता है। उसकी नजर तालाब में बैठे हुए काजू के फल पे पड़ती है, वही फल जिससे वो बचपन में खाया करती थी। और तब अचानक उसके दिमाग में एक सोच आती है, लोग इन फलों को यूं ही बेकार समझकर फेंक देते हैं, क्यों ना इनसे कुछ बनाया जाए। और यहीं से एक नई शांति का जन्म होता है। वो तुरंत काजू के मालिक से मिलती है और उसको एक आइडिया देती है काजू के फल का जूस बनाने का। मालिक को भी ये आइडिया पसंद आता है, क्योंकि जो चीज अभी तक वेस्ट जा रही थी अब उससे फायदा हो सकता है। फिर क्या था, शांति अपनी मेहनत और सोच से एक ऐसा लाजवाब जूस तैयार करती है जिसका टेस्ट लोगों के दिल तक छू जाता है, और धीरे धीरे जूस हर किसी को पसंद आ जाता है दोस्तों। देखते देखते बड़ी बड़ी कंपनीज शांति से कांटेक्ट करती हैं। जो लड़की कल तक मौत के किनारे खड़ी खुद की जिंदगी खत्म करना चाहती थी, आज अपने सपनों के शिखर पे खड़ी थी। शांति अब किसी की मजबूरी नहीं, एक मिसाल बन चुकी थी। वो अब सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि अपनी शर्तों पे जी रही थी। एक इंडिपेंडेंट लड़की जो कभी टूटने वाली नहीं थी, वो दुनिया को जीत रही थी। दूसरी तरफ ओमकार अब सीधा डिवोर्स तक पहुंच चुका था। कोर्ट में सबूत के तौर पर वो वही वीडियो दिखाता है जिसमें शांति उसको मार रही होती है। लेकिन यहाँ पे कहानी लेती है एक नया मोड़ दोस्तों। गलती से ये वीडियो वायरल हो जाता है और देखते ही देखते पूरा शहर इसको देख लेता है। अब लोग बंट जाते हैं दो हिस्सों में, कुछ लोग तो करते हैं ओमकार को सपोर्ट, और कुछ मतलब ज्यादा लोग शांति के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि लोगों का कहना होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस का जवाब कभी ना कभी तो मिलना ही चाहिए। और इस वायरल वीडियो का असर इतना बड़ा होता है ना कि ओमकार जहां भी रिश्ता लेकर जाता वहां उसकी बेइज्जती ये वीडियो पहले से कर चुकी थी, और हर बार उसका रिश्ता टूट जाता। अब कोर्ट में जज दोनों को एक और मौका देते हैं ताकि शायद ये रिश्ता बच जाए, लेकिन अब इन दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो चुका था। ओमकार कहता है कि मैंने उसकी फीस भरी, उसके लिए सब कुछ किया, फिर भी वो मुझे मारती है, मुझे बेइज्जत करती है, इसीलिए मुझे डिवोर्स चाहिए। और तब शांति शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहती है मारना उसने शुरू किया था, मैंने सिर्फ जवाब दिया। ये सुनकर जज ओमकार से एक सवाल करते हैं, बताओ एक लड़की को जिंदगी में क्या चाहिए होता है? ओमकार तुरंत जवाब देता है रोटी कपड़ा मकान, वो सब मैंने दिया उसको। फिर वही सवाल शांति से पूछा जाता है और उसका जवाब सब कुछ बदल देता है दोस्तों। वो कहती है एक लड़की को सिर्फ 3 चीजें चाहिए होती है, सोचने की आजादी, अपना हक मांगने की आजादी, और एक ऐसा साथी जो उसकी फीलिंग समझे। कोर्ट में तो एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। जज समझ जाते हैं कि गलती किसकी थी, इसीलिए वो डिवोर्स अप्रूव कर देते हैं। बस अब साइन करना बाकी रह गया था। दोनों साइन करने के लिए हो जाते हैं तैयार, लेकिन तभी शांति ओमकार से एक अजीब सा सवाल पूछती है कि वैसे आजकल मछलियां कितने में बेच रहे हो? और ओमकार हैरान हो जाता है कि तुम ये क्यों पूछ रही हो? और तब शांति मुस्कुराते हुए कहती कि मैंने तुम्हारे बगल वाला तालाब खरीद लिया है और तुमसे आधी कीमत पर मछलियां बेच रही हूँ। हिम्मत है तो मुझसे कंपटीशन करके दिखाओ। ओमकार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मजा आ गया। आज वो उससे कहीं ज्यादा मजबूत बन चुकी है दोस्तों। इतना कह के शांति चली जाती है, लेकिन वो डिवोर्स पेपर्स पे साइन नहीं करती, क्योंकि अब वो भागने वाली नहीं थी। अब वो ओमकार को उसके हर एक दर्द का एहसास करवाना चाहती थी जो उसने शांति को दिया। और आखिरी सीन में शांति वही काजू का फल तोड़कर खाती है। इस बार उसको रोकने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि अब वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेती है। और इसी पावरफुल मजबूत सीन के साथ दोस्तों ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है, लेकिन एक सवाल छोड़ जाती है।
दिखाती है उन लड़कियों के लिए जो आज भी चुपचाप सब कुछ सह रही हैं। ये मूवी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि उन सब लड़कियों की आवाज है जो ऐसे लोगों के सामने अपना मुंह नहीं खोल पाती, जहां सपोर्ट के लिए उसका परिवार भी उसका साथ नहीं होता। इस मूवी को एक बार जरूर देखिए, मजा आएगा आपको। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। स्टे स्ट्रांग यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।